जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाग संख्या 14 का अध्ययन कर लिया था, यानी कि भाग संख्या 14 में जितने अनुच्छेद थे उन सभी अनुच्छेद को देख लिया और साथ ही साथ भाग संख्या 14 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लिया। यानी कि भाग संख्या 14 को हम लोगों ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब आपका आता है भाग संख्या 15। यह जो आपका भाग संख्या 15 है, यह किसकी बात करता है? तो निर्वाचन या चुनाव की चर्चा इसमें किया गया है। आपके भाग संख्या 14 में किसका चर्चा किया गया? तो संघ एवं राज्य लोक की चर्चा किया गया। भाग संख्या 15 में किसकी चर्चा किया गया? तो आपके चुनाव या निर्वाचन की चर्चा किया गया है। तो भाग संख्या आपके 15 में कहां से अनुच्छेद आएगा? तो भैया 323 पर खत्म हुआ था, तो यह कहां से चालू होगा? 324 से। पहले हम लोग समझते हैं निर्वाचन का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि निर्वाचन की स्थापना कैसे किया गया, कौन कौन सा इसमें संविधान संशोधन किया गया, तारकुंडे समिति क्या होता है, इन सब की पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग अनुच्छेद को समझ लेते हैं। तो भाग संख्या 15 किसकी बात करता है? तो निर्वाचन या चुनाव की चर्चा इसमें किया गया है। कितने अनुच्छेद आते हैं? इसमें सिर्फ 2 अनुच्छेद आते हैं। उस सबको हम लोग पीछे देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। देखिए, जो निर्वाचन आयोग है इसका गठन कब किया गया? निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान लागू होने के एक दिन पहले निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, यानी कि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछता भी है कि मतदान दिवस कब मनाया जाता है? आपको 25 जनवरी को, 25 जनवरी को ही मतदान दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसी दिन निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, यानी कि चुनाव आयोग का गठन उसी दिन किया गया। कब? तो संविधान लागू होने के एक दिन पहले। यह जो आपका चुनाव आयोग है, यह प्रारंभ में कितना सदस्य था? तो एक सदस्य ही बनाया गया, मतलब इसमें केवल एक सदस्य ही काम करता था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका निर्वाचन आयोग था या चुनाव आयोग, यह पहले कैसा था? तो एक सदस्य ही, मतलब इसमें सिर्फ एक सदस्य ही काम करते थे। अब आप ही सोचिए, मतलब इतना बड़ा निर्वाचन कराना है और एक ही व्यक्ति निर्वाचन कराए तो यह कैसा रहेगा? बढ़िया प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, मतलब उतना बेहतर नहीं हो पाएगा। तो क्या किया गया? इसके लिए संविधान संशोधन किया गया। तो तारकुंडे समिति ने सिफारिश किया और कहा कि नहीं, आप जो चुनाव आयोग है इसको एक सदस्य ही से हटाकर 3 सदस्य ही बना दीजिए। तो तारकुंडे समिति के सिफारिश पर 61वां संविधान संशोधन किया गया। कब? तो आपका 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में। और क्या कहा गया? और कहा गया कि आपका जो चुनाव आयोग है इसे 3 सदस्य ही बना दिया जाए, मतलब इसमें एक आपके 1+2 अन्य, मतलब क्या होगा? 1+2 बना दिया गया। तो जो चुनाव आयोग है ये कितना सदस्य बना दिया गया? 3 सदस्य। वर्तमान में जो चुनाव आयोग वो कितना सदस्य बनाया गया? 3 सदस्य। 1+2 कितना बनाया गया? 1+2। इसमें जो 1 होते हैं, यानी कि एक जो होते हैं, वो आपके होते हैं CEC, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन, और 2 कौन सा होते हैं? इलेक्शन कमीशन। इन्हें हम कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और इन्हें क्या कहते हैं? चुनाव आयुक्त। देखिए, यह जो आपके होते हैं यह हेड होते हैं, मुख्य होते हैं, इनमें चीफ लगा हुआ है। चीफ मतलब क्या होता है भैया? मुख्य चुनाव आयुक्त। यह क्या होते हैं? आपके इलेक्शन कमीशन, यानी कि यह आपके चुनाव आयुक्त होते हैं। तो तारकुंडे समिति ने क्या कहा कि जो आप चुनाव आयोग में एक सदस्य है उसे कितना बना दीजिए? 3 सदस्य। कैसे कैसे? 1+2। 1 कौन होंगे? चीफ इलेक्शन कमीशन, और ये अदर वाले कौन कौन होंगे? आपके इलेक्शन कमीशन, यानी कि चुनाव आयुक्त। आप समझिए। तो तारकुंडे समिति का सिफारिश कब दिया? इसके लिए क्या किया गया? 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में। किस समिति के सिफारिश पर? तो तारकुंडे समिति के सिफारिश पर। और चुनाव आयोग को 3 सदस्य ही बना दिया गया। कौन कौन सा? 1+2। अब देखिए, इसमें बहुत सारे अधिनियम आते हैं, तो आप 3 अधिनियम को याद रखेंगे। कौन कौन सा अधिनियम? तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950। फिर दूसरा क्या गया? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। तीसरा क्या गया? परिसीमन अधिनियम 1952 में किया गया। कौन सा किया गया? परिसीमन अधिनियम आयोग 1952 में किया गया। जो चुनाव आयोग है इसकी स्थापना कब किया गया? तो 25 जनवरी 1950, यानी कि भारतीय संविधान लागू होने के एक दिन पहले। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। एक दिन पहले बोले तो 25 जनवरी 1950। तो मतदान दिवस कब मनाया जाएगा? 25 जनवरी को। जो आपका 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में, इसमें क्या किया गया? इसमें बहुत सारे परिवर्तन किया गया। इसी में देखिए, पहले मतदान की आयु कितनी थी? 21 वर्ष, यानी कि आप 21 वर्ष के हैं तो आप वोट को दे सकते हैं, मतलब आप 21 साल के हैं तो तभी आप वोट देंगे। लेकिन क्या किया गया? जैसे ही 61वां संविधान संशोधन हुआ तो इसकी उम्र को कम कर दिया गया, यानी कि एज लिमिट को घटा दिया गया। कितना से? तो पहले कितना था? 21 साल, घटाकर कितना कर दिया गया? 18 साल, यानी कि वर्तमान में कितना है भैया? 18 वर्ष। यदि आप 18 साल के हैं तो आप अपना निर्वाचन बना के आप मतगणना कर सकते हैं, यानी कि मतदान आप दे सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। जो आपके चुनाव आयोग होते हैं वो कितना कैसे होते हैं? 1+2 अदर होते हैं। 1 कौन होता है? तो चीफ इलेक्शन कमीशन। ये कौन होते हैं? इलेक्शन कमीशन।
प्रथम चीफ इलेक्शन कौन थे भैया? सुकुमार सेन जी थे। कौन थे? सुकुमार सेन। जबकि प्रथम इलेक्शन कमीशन कौन थे? ये तो आपके चीफ इलेक्शन कमीशन, बल्कि दो में कौन थे? एक आपके थे श्री सुशील चंद्रा जी थे। कौन थे? श्री सुशील चंद्रा जी थे। जो वोट देने का अधिकार है यह हमारा, या कौन सा अधिकार है? तो देखिए, जो वोट देने का अधिकार या संवैधानिक अधिकार होने के साथ साथ एक राजनीतिक अधिकार भी है। अब आप समझिए, देखिए, यह जो आपकी चुनाव आयोग होते हैं, चुनाव मतलब किसका किसका चुनाव कराते हैं, इस पर खूब क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए हम बोले हैं कि जो चुनाव आयोग होता है वो चुनाव किसी से कराता है, तो आप क्या कहेंगे? राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, लोकसभा का चुनाव कराता है, राज्यसभा का चुनाव कराता है, विधानसभा का चुनाव कराता है और विधान परिषद का चुनाव कराता है। हम आपसे पूछेंगे कि आप बता दीजिए ना कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव कौन कराता है, तो आप कहेंगे इलेक्शन कमीशन। आपका जवाब एकदम गलत होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन किस किस का चुनाव कराता है? तो राष्ट्रपति का कराएगा, उपराष्ट्रपति का कराएगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव कराता है। बल्कि यह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कराता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चुनाव होता ही नहीं, बल्कि इन्हें नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। इनका चुनाव आयोग नहीं कराता, चुनाव भी नहीं करता है। क्या किया जाता है? इन्हें नियुक्त किया जाता है। तो वोट देने का जो वोट देने का अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? तो संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत यह हमारा एक राजनीतिक अधिकार भी होती है। तो यह आपका भाग संख्या 15 का कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके आगे बहुत सारी चीज आती है, जैसे आप है मध्यवर्ती चुनाव क्या होता है, उपचुनाव क्या होता है, आम चुनाव क्या होता है, प्रॉक्सी मतदान क्या होता है। इन सारी चीजों को हम लोग आगे अभी समझते जाएंगे, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब समझते हैं कि इनका कार्यकाल क्या होता है, इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, जो आपके चुनाव आयोग है इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें दो तरह से होते हैं। एक आपके कौन कौन से होते हैं? तो एक आपके होंगे चीफ इलेक्शन कमीशन और प्लस क्या होंगे? आपके इलेक्शन कमीशन। इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है भैया? तो इन दोनों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति साहब करेंगे। कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति साहब। आपका क्वेश्चन पूछेगा एकदम ढंग से। कैसे पूछेगा कि आपके जो चीफ इलेक्शन कमीशन तथा जो इलेक्शन कमीशन होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो बड़ा सिंपल जवाब है, इन दोनों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति साहब करते हैं। कौन करता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति साहब इन दोनों की नियुक्ति करते हैं। इनका वेतन कितना मिलता है? तो भैया इनका वेतन आपका संचित निधि से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाएगा? तो संचित निधि से दिया जाएगा। कितना वेतन हो जाएगा? लगभग 2.5 लाख रुपया वेतन। आप गूगल कर सकते हैं इसको, कितना वेतन होता है। ये सब छोटा मोटा चीज है। इनका वेतन कितना होता है? तो इनका वेतन आपके संचित निधि से दिया जाता है। क्या इनका वेतन रुक सकता है? इनका वेतन नहीं रुकेगा। इनके पास क्या क्या शक्तियां होगी? तो आपके मतलब आप क्या सोचते हैं, इनके पास ज्यादा शक्ति, इनके पास कम शक्ति? नहीं, इन दोनों की शक्ति लगभग क्या होती है? बराबर होती है। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका वेतन किससे दिया जाता है? इनका जो वेतन दिया जाएगा वो संचित निधि से दिया जाएगा। कहाँ से मिलेगा इनका वेतन? संचित निधि, यानी कि कॉन्सुलेटेड फंड से मिलेगा। इनका शक्तियां क्या होती है? तो इनकी जो शक्तियां होगी एकदम क्या होगी? सेम, यानी कि बराबर होगी। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, जो आपके चीफ इलेक्शन कमीशन होंगे इनका कार्यकाल कितना होगा? तो इनका जो कार्यकाल होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 साल, जो मतलब सही पड़े। और इनका इलेक्शन कमीशन का उम्र कार्यकाल कितना होता है भैया? इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 62 साल। कितना होता है? 6 वर्ष या 62 साल। इसका मतलब तो आप समझ में कर रहे हैं, मतलब जो पास पड़ जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति और वो मान लीजिए 60 साल की उम्र, आपके 60 साल की उम्र में कोई बन गया चीफ इलेक्शन कमीशन, तो उसका कार्यकाल कितना? आप सोचेंगे कि इसका कार्यकाल तो 6 वर्ष होगा, तो ये 6 जोड़ दिए 66 साल जाएगा। नहीं, इसके पहले ही रिटायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन है 65 साल से, जब उसका उम्र 65 साल हो जाएगा तो अपने पद पर से हट जाएगा। तो 6 वर्ष या 65 साल। इनका कितना होता है? 6 वर्ष या 62 साल। इतना में कोई दिक्कत नहीं। इनका कार्यकाल होगा। इनको पद से हटाने के लिए क्या किया जाएगा? तो इनको पद से हटाने के लिए क्या किया जाता है? तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया को लाई जाती है। इनको पद से हटाने के लिए क्या किया जाएगा? तो इनको पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया को लाया जाता है। इस नाम में किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर समझिए, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनका नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति साहब करते हैं। वेतन कहाँ से दिया जाएगा? इनका वेतन संचित निधि से दिया जाएगा। इनकी शक्तियां क्या होती है? तो इन दोनों की शक्ति बराबर होती है। इनका कार्यकाल कितना होगा? यदि आपके चीफ इलेक्शन कमीशन है तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 साल। पद से हटाना हो तो क्या करेंगे? पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट लाएंगे, यानी कि महाभियोग लाएंगे। महाभियोग
छोटे मोटे पद थोड़ी नहीं कैसे हटा देंगे आप, क्या लाएंगे आप, इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग लाएंगे। महाभियोग की प्रक्रिया से इन्हें हम हटा सकते हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इनको हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाई जाती है, इनको हटाने के लिए हम महाभियोग जैसी प्रक्रिया को लाते हैं। फिर आपका आता है परिसीमन आयोग। अब समझते हैं कौन सी, परिसीमन आयोग। ये परिसीमन आयोग क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। यानी कि परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग परिसीमन आयोग। देखिए जो परिसीमन आयोग होता है इसका संगठन समझ लेते हैं कि इसमें कितने कितने सदस्य होते हैं। पहले इसको ध्यान से देख लेते हैं। तो इसमें कितना सदस्य होते हैं, तो देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। परिसीमन आयोग में इसका काम, इसका कार्य भी हम लोग समझेगा। इसमें होता है एक मुख्य होगा, दो अन्य होंगे, दो अन्य प्लस क्या होगा, प्लस 7 अन्य, प्लस 7 अन्य। इसको ध्यान से समझिएगा। एक मुख्य होगा, यह जो आपके परिसीमन आयोग का जो मुख्य मतलब अधिकारी होगा वो कौन सा होगा, तो आपकी जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है ना, चीफ इलेक्शन कमीशन, जो चीफ इलेक्शन कमीशन होगा चुनाव आयोग का, वही परिसीमन आयोग का भी आपका अध्यक्ष होगा। मुख्य अध्यक्ष कौन सा होगा, मुख्य अध्यक्ष। तो ये आपका एक कौन है, आपका चीफ इलेक्शन कमीशन का जो चीफ इलेक्शन कमीशन होगा वह भी इसका अध्यक्ष बनेगा एक वाले में। दो कौन सा हो जाएगा भैया, तो दो अन्य में आपके आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जज जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, मान लीजिए कोई जज रिटायर हो गया तो उन्हें बना दिया जाएगा। परिसीमन आयोग का दो अन्य सदस्य की कौन होता है, या तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या तो वो हाई कोर्ट के जज हो, तो उन्हें क्या बना दिया जाएगा, दो अन्य सदस्य उन्हें बना दिया जाएगा। 7 कौन आता है, तो 7 वाले में आपके आते हैं, मान लीजिए संबंधित क्षेत्र के आपके एमपी हो जाएंगे, या आपके एमएलए हो जाएंगे, या आपके एमएलसी हो जाएंगे। एमपी, एमएलए या एमएलसी, यह कौन से हो जाएंगे, 7 अन्य वाले में हो जाएंगे। इतना में कोई दिक्कत नहीं। तो परिसीमन आयोग में कितने सदस्य होते हैं, 1 + 2 + 7, यानी कि एक आपके मुख्य होंगे, 2 अन्य होंगे और 7 अन्य होंगे। यह आपके कौन वाले होंगे, तो चीफ इलेक्शन कमीशन वाले होंगे। यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। 2 अन्य में कौन आपके हो जाएंगे, या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो सेवानिवृत्ति यानी कि जो रिटायर्ड जज है उन्हें बनाया जाता है। 7 वाले में कौन बनेगा, तो आपके एमपी, एमएलए या एमएलसी वाले बनते हैं। यानी कि होता है आपका भाग संख्या 15। इसके बाद आपका आता है कि आम चुनाव क्या होता है, आपके मध्यवर्ती चुनाव क्या होता है, और आपका उपचुनाव क्या होता है। तो आप इसको समझिए, उसको हम लोग बताते हैं। आम चुनाव किसे कहते हैं, इसको समझिए। क्या क्या 3 चुनाव के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सा, आम चुनाव, एक आपका होता है मध्यवर्ती चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव, और तीसरा कौन सा आपका होता है, उपचुनाव। उपचुनाव, इन तीनों को समझिए। आम चुनाव क्या होता है, तो ऐसी सरकार जो अपनी कार्यकाल को पूरा कर चुकी हो, तब जो चुनाव कराया जाता है उसे हम आम चुनाव कहते हैं। कौन सा चुनाव, आम चुनाव। फिर समझिए, आम चुनाव किसे कहते हैं, ऐसी सरकार जो अपनी कार्यकाल 5 वर्ष यानी कि पूरा कर चुकी होती है, उसके बाद जो चुनाव कराया जाता है उसे हम आम चुनाव कहते हैं। इसको ध्यान से समझिए। आम चुनाव किसे कहते हैं, तो अपनी कार्यकाल को पूरा कर चुकी हो, जितना साल भी उसका कार्यकाल हो वो कार्यकाल को पूरा कर चुकी हो, उसे क्या कहते हैं, हम आम चुनाव कहते हैं। मध्यवर्ती चुनाव किसे कहते हैं, मध्यवर्ती चुनाव ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कोई सरकार है, वो अपनी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाई, उसके बाद जो चुनाव किया जाता है उसे हम मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। ऐसी सरकार जो अपनी कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाई, उसके स्थान पर किया गया चुनाव को क्या कहते हैं भैया, हम मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सरकार है और 2020 में उसका सरकार बन जा रहा है, 2020 में कहाँ तक जाएगा भैया, 2025 तक ये जाएगा। पता चला 20 में इसका सरकार टूट गया, 2023 में अब जो चुनाव कराया जाएगा इसके जगह पर उस चुनाव क्या कहते हैं, मध्यवर्ती चुनाव। अब आप क्या सोच रहे हैं कि ये 2025 तक जाएगा, नहीं, ये पूरे 5 वर्ष के लिए आएगा, यानी कि 2028 तक ये जाएगा। ये बचे हुए कार्यकाल को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि 5 वर्ष पूरा अपने कार्यकाल को, मतलब पूरा अपना कार्यकाल पूरा करें। अब ई का 23 साल, मतलब अब आप क्या सोचेंगे, 23 में सरकार टूट गया, फिर आप मध्यवर्ती चुनाव करा के 25 में हटा दीजिए, नहीं, या पूरे कहाँ तक जाएंगे भैया, इनका कार्यकाल 5 साल तक होगा। तो मध्यवर्ती चुनाव किसे कहेंगे, ऐसे
ऐसे सरकार जो अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाती है, उसके स्थान पर कराया गया चुनाव मध्यवर्ती चुनाव होता है। फिर आपका उपचुनाव किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई सदस्य है, अब मान लीजिए कोई सदस्य बन गया 2020 में, यह कहाँ तक जाएगा भैया? 2025 तक। पता चला कौन मर गया इसी में, कौन सी हो गया? मर गया। अब भैया मान लीजिए 2023 में यह मर गया, अब क्या हो जाएगा? इसके स्थान पर कौन सा चुनाव कराया जाएगा? उपचुनाव कराया जाएगा। कौन सा चुनाव? उपचुनाव। यह जो उपचुनाव होगा क्या ये 5 साल के लिए होगा? नहीं, यह 2025 तक ही जाएगा, उसके बाद इसको इसके पद से हटा दिया जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यह बचे हुए कार्यकाल को पूरा करने के लिए आते हैं, यह पूरे कार्यकाल के लिए आते हैं, और ये कार्यकाल पूरा होने के बाद यह सब चुनाव कराया जाता है। तो आम चुनाव किसे कहते हैं? ऐसी सरकार जो अपने कार्यकाल को पूरा कर चुकी होती है, उसके स्थान पर कराया गया चुनाव आम चुनाव कहलाता है। मध्यवर्ती चुनाव, मान लीजिए कोई सरकार है बीच में ही टूट गई, उसके स्थान पर कौन सा चुनाव कराया जाएगा? मध्यवर्ती चुनाव। यह पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा करने के लिए आती है। उपचुनाव क्या होता है? तो जो आपके उपचुनाव होते हैं, मान लीजिए कोई सदस्य है, उमर गया, चाहे कुछ हो गया, उसकी सदस्यता रद्द हो गई, तो उसके स्थान पर कौन सा चुनाव कराया जाएगा? उपचुनाव। यह बचे हुए कार्यकाल के लिए आते हैं। यानी कि हम लोगों ने चुनाव आयोग को देख लिया। इसके बाद आपके होते हैं प्रॉक्सी मतदान, ईवीएम, इन सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।